सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 7वीं बार गुजरात में बीजेपी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इतिहास रचने वाली है। 7 बार सत्ता में आना 7 महीने या 7 साल की मेहनत से नहीं होता है। इसके लिए एक ऐसा संगठन खड़ा करना पड़ता है जो 365 दिन काम करे, जनता के बीच रहे। कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज खड़ी करनी होती है जो 24 घंटे मैदान में रहे। और यह काम नरेंद्र मोदी ने तब शुरू किया जब वो ना प्रधानमंत्री थे और ना ही मुख्यमंत्री। यह काम मोदी तब से कर रहे हैं जब वो गुजरात में संगठन का काम देख रहे थे। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने नई बीजेपी कैसे बनाई, चुनाव लड़ने और जीतने की कला कैसे सिखाई। जिन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से राजनीति सीखी, संगठन का काम सीखा, उनसे सुनिए नरेंद्र मोदी की स्टोरी। तमाम सर्वे और एग्जिट पोल का इशारा साफ है कि सारे विरोधी मिलकर भी गुजरात में भगवा दुर्ग की एक ईंट भी नहीं खिसका पाएंगे। इस ऐलान पर 8 दिसंबर को बस मुहर लगना बाकी है। आखिर वो क्या वजह है कि गुजरात का किला अभेद बन चुका है? गुजरात में कमल की पंखुड़ियां अगर ऐसे मचल कर खिल रही हैं तो इसके पीछे वजह है कमल की वो जड़ें जो नर्मदा किनारे की गीली मिट्टी में गहरे गड़ी हुई हैं। पार्टी संगठन, जनता में पैठ, वोटर से कनेक्ट, सही कैंडिडेट, प्रचार अभियान, तकनीक से दोस्ती और माहौल की समझ। कमल की ये वही जड़ें हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी पिछले 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से अपने पसीने से सींच रहे हैं। चुनावी रण की पहली सीढ़ी नरेंद्र मोदी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को ही मानते हैं। आज से नहीं बल्कि उन शुरुआती दिनों से जब वो संघ से बीजेपी में संगठन मंत्री के तौर पर भेजे गए थे। संगठन मंत्री के तौर पर मोदी के पास हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं की पूरी लिस्ट होती थी, जिसके जरिए वो जमीनी रिपोर्ट लेकर चुनाव की रणनीति तैयार करते थे। गांव-गांव तक फैला कार्यकर्ताओं का ये ढांचा आज भी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। जनरली क्या होता है, इलेक्शन के माहौल में जो बड़े प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं जनरली वो सुबह घर पे रहते हैं। इस बार एक बार 10-11 बजे हो जाते हैं, सब अपने क्षेत्र में, अपने काम के एरिया में, प्रवास में निकल जाते हैं। नरेंद्र भाई ने क्या किया, हर रोज हम एक रात को लिस्ट बना लेते थे प्रमुख कार्यकर्ता, किससे किससे बात करनी है, कौन सी विधानसभा के क्षेत्र में बात करनी है, क्या क्या परेशानी है वो पूरा। और दूसरे दिन सुबह 7 बजे करीबन, सुबह 7 बजे फोन लेकर हम बैठ जाते थे। पूरे गुजरात के जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता है, लोकसभा या विधानसभा का, जिला के पदाधिकारी है या जो भी कार्यकर्ता है जो इससे बात करनी है, तो उससे क्या होता था कि ग्राउंड रियलिटी, कौन कौन से विस्तार में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या परेशानी है, पार्टी का प्रदर्शन कैसा है, क्या नेताओं की ज़रूरत है, जाहिर सभा की ज़रूरत है, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जो भी प्लानिंग की ज़रूरत है, वो सब करीबन 10 साढ़े 10 बजे तक तो हमको पूरे गुजरात का, नरेंद्र भाई को पूरे गुजरात का चित्र मिल जाता था। 1987 के अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में इस ताकत की पहली नुमाइश हुई। गुजरात में संगठन मंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने चुनावी रणनीति संभाली। मोदी ने कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठकों की शुरुआत की, बीजेपी के करीब 100 उम्मीदवारों से निजी तौर पर मुलाकात की और 1987 में पहली बार अहमदाबाद नगर निगम में बीजेपी का मेयर बना। તે સમયે હું યુવા મોરચામાં કર્ણાવતી મહાનગરના શહેરની ટીમમાં શહેર મંત્રી તરીકે કામ કરતા હતા। એ સમયે એમણે એક નવો વિષય મૂક્યો કે યુવા મોરચાના મહાનગરના તમામ હોદ્દેદારો પોતાના ઘરેથી ટિફિન લઈ આવે અને ટિફિન લઈને ટિફિન બેઠક સાથે ભાજપ યુવા મોરચાની મીટિંગ કરીએ। ટિફિન બેઠક શા માટે? તમે ઘરેથી ટિફિન લઈને નીકળ્યા, ટિફિન બનાવતા મમ્મીએ કે બહેને કોઈએ પૂછ્યું હશે કે અનિલ આજે ટિફિન લઈને કેમ જવાનું છે? તમારા પરિવારમાં પણ ચર્ચા થઈ કે આજે
ભાજપ યુવા મોરચાની બેઠક છે એમાં હું ટિફિન લઈને જઉં છું. એટલે પરિવારને પણ સંગઠન સાથે ભાવનાત્મક રીતે જોડવું, પરિવારના લોકોમાં પાર્ટીનું વિચારનું વાતાવરણ બને, એવો એક નાનકડો એમનો પ્રયાસ. जब राजनीति का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बैठकें, रोड शो और रैलियां हुआ करती थीं, तब नरेंद्र मोदी पार्टी संगठन में बैठकर चुनाव जीतने के जमीनी स्तर के गुर तलाशा करते थे. मोदी की इसी तलाश ने उन्हें चुनाव के बूथ स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिया. मोदी मानते हैं कि चुनावी रणनीति को विज्ञान की तरह देखना चाहिए. कार्यकर्ता पूरे चुनाव की बजाय अपने बूथ पर ध्यान दें. मोदी ने नारा दिया कि बूथ जीता तो इलेक्शन जीता. मोदी ने नारा दिया, एक बूथ 10 यूथ. इन 10 युवाओं की जिम्मेदारी बूथ तक वोटर लाने की होती है. नरेंद्र भाई ने उस टाइम वो संगठन महामंत्री थे, वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे. उस टाइम उन्होंने एक मीटिंग ली थी गुजरात प्रदेश में. उस टाइम उन्होंने बोला था 1 बूथ 10 यूथ, 1 बूथ 10 यूथ. वो जो योजना है वो नरेंद्र अभी वो पेश समिति बोल रहे हैं ना, वो उस टाइम नरेंद्र मोदी की आइडिया, वो जो आइडिया थी वो 1 बूथ 10 यूथ, वो 1 बूथ 10 यूथ की प्रक्रिया उन्होंने चालू करवाई थी उस टाइम. और उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे बिमल भाई शाह. अभी तो कांग्रेस में कमलेश भाई थे, प्रदीप सिंह जाडेजा हमारे प्रमुख महामंत्री थे. उस टाइम 1 बूथ 10 यूथ की नरेंद्र भाई ने भारपूर्वक बोला था कि ये काम करो, ऑटोमेटिक बीजेपी की प्रवेश ज़्यादातर लोग आ जाएंगे भाजपा में. अपने इसी बूथ मैनेजमेंट को नरेंद्र मोदी ने अगले स्तर तक पहुंचाया पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट इजाद करके. पन्ना प्रमुख यानी वोटर लिस्ट के एक पन्ने का इंचार्ज. लिस्ट के एक पन्ने के सभी वोटरों को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की होती है. खुद गुजरात के सीएम रहते नरेंद्र मोदी भी पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालते थे. मोदी का चुनाव मॉडल सिर्फ कार्यकर्ताओं की बैठकों तक सीमित नहीं रहा. उनका जोर इस बात पर बहुत ज्यादा रहा कि जनता क्या सोच रही है वो पार्टी बैठकों तक पहुंचे और पार्टी क्या सोच रही है ये जनता तक पहुंचे. 1989 के चुनाव के दौरान मोदी ने जनता से जुड़ने का नया तरीका इजाद किया. बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुबह 10 से 11 बजे के बीच सड़कों और चौराहों पर तैनात किया. ऑफिस जाने के लिए निकलते लोगों से बीजेपी कार्यकर्ता बातचीत करते थे और इस बातचीत का सार पार्टी की बैठकों में रिपोर्ट के तौर पर पेश करते थे. विश्वास और संबंध को कायम रखते हुए 27 साल से चल रहा ये संबंध और आगे बढ़ रहा है. एक ऐतिहासिक मोड़ पे आया है. गुजरात के हर एक कोने में कमल खिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिक साथ में मिलकर एक नया इतिहास लिखने वाले हैं. चुनाव तो कई आते हैं, चुनाव कई राज्यों ने, कई पॉलिटिकल पार्टी ने कई साल तक अलग अलग राज्यों में जरूर से सत्ता चलाई होगी, लेकिन इस प्रकार के आत्मीयता वाले जो संबंध है वो शायद ही किसी राज्य में कोई राजकीय पार्टी और लोगों के बीच में बने होंगे. शायद ही कोई पार्टी और वहाँ के नागरिकों के बीच इस प्रकार के दिल के संबंध हो, और दिल के संबंध विश्वास में बदलते हैं और विश्वास का चुनाव होता है. आपने बहुत कम समय ऐसा देखा होगा कि 27 साल के बाद भी आज भी लोगों में उसी प्रकार का विश्वास है और विश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिक दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, साथ में मिलकर गुजरात को आगे बढ़ाते हैं. वोटर से जुड़ना है तो चुनाव के वक्त नहीं बल्कि उनके सुख दुख में भी शामिल होना है. ये पाठ मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बहुत जल्दी सिखा दिया था. मोदी ने सर्किट हाउस या पार्टी दफ्तरों में ठहरने की परंपरा तोड़ी. मोदी का जोर इस बात पर रहा कि क्षेत्रीय दौरे में नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों के घरों पर ठहरें. खाना होटल या सर्किट हाउस में नहीं, समर्थकों के घरों पर खाएं. उनके परिवार के शादी या अन्य कार्यक्रमों में शामिल हों. चुनाव में टिकट देने का पहला आधार उम्मीदवार की जीतने की क्षमता और संभावना हो, ना कि उसका परिवार या दावेदारी का कोई और आधार.
नरेंद्र मोदी का यही चुनावी मंत्र 3 दशक पहले भी था और आज भी है। गुजरात में इस बार करीब 40 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्मूला था जो मोदी देकर गए थे। मोदी ने सियासत के अलावा बाकी क्षेत्रों के लोगों को भी चुनाव में उतारने का प्रयोग किया। 1987 के अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में डॉक्टर और इंजीनियरों को उम्मीदवार बनाया गया। उम्मीदवार का चुनाव उसकी लोकप्रियता के आधार पर तय किया गया। अहमदाबाद का ये प्रयोग मोदी ने चंडीगढ़ और हरियाणा के प्रभारी के तौर पर भी दोहराया। उन्होंने इलेक्शन में टिकट बांटने के लिए क्या क्राइटेरिया क्या, एक एक्सेल सर्विसमैन चाहिए, एक आईएएस रिटायर चाहिए, एक पुलिस हेड कांस्टेबल चाहिए रिटायर चाहिए, एक बिजनेसमैन रिप्यूटेड चाहिए, एक इंडस्ट्रियल चाहिए, एक एजुकेशनिस्ट चाहिए। उनका ये मतलब नहीं था कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कब से लगे कब माइंडेड हो, बीजेपी को सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो। तो उन्होंने ये कैटेगरी मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैं कहूँ दिस इज नाइस, और आज भी मैं कह सकता हूँ लेकिन जिस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए अब तो हमारे यहाँ ऐसा लग नहीं रहा। मैं नाम गिना दूँ, आर के राजू जी नंबर 1 वो एससी थे, नंबर 2 आईएएस से रिटायर थे। देखो उनको टिकट दिया, 65 साल 60 साल के थे उस टाइम। और एक ब्रिगेडियर हमारे, मतलब बहुत से लोग ऐसे थे जो डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरी से संबंधित थे। उससे क्या होता है, बीजेपी की छवि बनी। आज मोदी की रैलियों में उमड़ने वाला जन सैलाब उसी कड़ी मेहनत की देन है जो मोदी ने अपने शुरुआती दिनों में की थी। जनता को रैलियों तक लाने के लिए बतौर कार्यकर्ता मोदी ने जो कड़े नियम बनाए थे, उनके जैसे कई कार्यकर्ता आज भी उन्हीं नियमों का पालन कर रहे हैं। गुजरात में बतौर संगठन मंत्री मोदी कभी किसी रैली के मंच पर नहीं बैठे, बल्कि वो नीचे जनता के बीच रहकर लोगों की संख्या देखते थे और रैली के बाद हर कार्यकर्ता से हिसाब लेते थे कि किसने कितने लोग लाने का वादा किया और असल में कितने आए। मुझे एक किस्सा याद है, वो प्रदेश में महामंत्री थे, मैं यहाँ तहसील का महामंत्री था। अहमदाबाद में एक जाहिर सभा थी, वो प्रांत के महामंत्री होते हुए भी स्टेज पे नहीं बैठे, वो पीछे कार्यकर्ताओं के बीच में खड़े थे। हम सब जाके मिले उनसे पूछा क्यों नरेंद्र भाई आप यहाँ खड़े हैं? बोले गुजरात यहाँ है, मुझे गुजरात में क्या चल रहा है कुछ ही घंटों में जानना है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, उनसे क्या भविष्य की रणनीति बनानी है उस बारे में चर्चा करनी है। 2014 के चुनाव में हिंदुस्तान ने पहली बार जाना कि मोदी अपनी बात कितनी तरह और कितनी आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देश भर में 4000 से ज्यादा जगहों पर चाय पर चर्चा के नाम से बीजेपी का जो धुआंधार प्रचार अभियान चला वो अपने आप में केस स्टडी है। लेकिन इससे पहले भी मोदी चुनाव प्रचार की बारीकियों और तौर तरीकों के माहिर थे। चुनाव प्रचार में मोदी ने स्लोगन पर खास ध्यान दिया। स्लोगन ऐसा हो जो पार्टी को जनता से जोड़े। मोदी के स्लोगन मेरा घर बीजेपी का घर, मैं विकास हूं, मैं गुजरात हूं, अयोध्या में राम, पाछिज आराम, आज भी गुजरात के लोगों की जुबान पर हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और ऐसा चला कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन बीजेपी जीत गए, उम्मीदवार नहीं मिलते थे, लेकिन एक स्लोगन के कारण वो नरेंद्र भाई, और दूसरा नरेंद्र भाई का ये भी था कि मारू घर भाजपનું घर। आ बात पण गुजराती में कहते हैं ना, और हिंदी में बोलते हैं कि मेरा घर बीजेपी का घर। ये भी स्लोगन बहुत चला। तो ये यानी कि पंच लाइन, वो जैसे नरेंद्र भाई ने जब थे यहाँ तब उन्होंने जो किया कि जीतेगा गुजरात, तो ये नरेंद्र भाई की इमेज थी। फिर बाद में उन्होंने मैं विकास हूं, मैं गुजरात हूं, विकास और गुजरात को जोड़ दिया था। गुजरात में सरकार बनने के बाद मोदी ने एक नारा और उछाला था, वो था नेकी कर हवा में उछाल, यानी अपनी सरकार के अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाना और इसके लिए
सारे प्रचार माध्यमों का भरपूर इस्तेमाल करना। मोदी कई बार खुद ही ये बता चुके हैं कि तकनीक से उनकी दोस्ती पुरानी है और दिनों दिन ये गाढ़ी होती जा रही है। जब देश में ज्यादातर लोग कंप्यूटर ठीक से समझते नहीं थे, तभी से मोदी अपने चुनावी अभियानों में इसकी मदद लेने लगे थे। 1995 के चुनाव में मोदी के पास पूरे गुजरात के कार्यकर्ताओं की जानकारी कंप्यूटर पर थी। वो कंप्यूटर पर ही हर कार्यकर्ता का असाइनमेंट तैयार करने लगे थे। 2002 के चुनाव में मोदी ने अपना वॉइस मैसेज टेलीफोन डायलर टोन के तौर पर तैयार किया था। मोदी ने कार्यकर्ताओं के ऑर्कुट और जीमेल खाते खुलवाए। 2010 की कार्यकारिणी बैठक में उन्होंने सोशल मीडिया हेल्प डेस्क बनवाई, जिसके जरिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से संबंधित ट्रेनिंग दी गई। 2012 के चुनाव में मोदी 3D रैलियों के जरिए एक साथ कई जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहे। जब पूरे प्रदेश में से कार्यकर्ताओं के बायोडेटा इकट्ठे किए गए थे, तो उसकी पूरी डेटा एंट्री करने का दायित्व मैं और एक दूसरे कार्यकर्ता पे था। तो पूर्ण समय एक अहमदाबाद में एक बंगला था, उसमें हम रहे थे। 7 दिन का सहवास नरेंद्र भाई के साथ रहा था। उन्होंने स्पेशल एक सॉफ्टवेयर 95 में डोज बेस्ड सॉफ्टवेयर बनवाया था। तो पूरे डोज बेस्ड सॉफ्टवेयर में हमने डेटा एंट्री की, जितने भी बायोडेटा कार्यकर्ता के आए थे पूरे प्रदेश में से। और जब वो रात को आते थे तो अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स हमको प्रिंट आउट करके उनको दिया, जैसे वो मांगते थे इस प्रकार हम रिपोर्ट बना के जनरेटेड रिपोर्ट हम उनको दिया करते थे। किसको क्या दायित्व देना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आधारित जो डेटा रिपोर्ट्स बनते थे उसमें एनालिसिस करने का उनका एक अलग नज़रिया उस टाइम मैंने देखा था। जिस तरह चाय पर चर्चा मोदी से पहले किसी और ने नहीं सोचा, उसी तरह प्रचार के और पार्टी की पहचान घर घर पहुंचाने के तौर तरीके भी मोदी से पहले किसी ने नहीं सोचे। मोदी ने पतंगों पर कमल निशान छपवाए। आइडिया यह था कि पतंग जब किसी के घर में पहुंचेगी तो पार्टी की मौजूदगी उस घर में दर्ज होगी। मोदी उम्मीदवारों को जेब में टॉफियां रखने की सलाह देते थे, ताकि प्रचार के दौरान माँ बाप के साथ अगर कोई बच्चा मिले तो उसे टॉफियां दी जा सकें। प्रचार के दौरान ये तरीका लोगों का दिल छू लेने वाला था। मुझे याद है कि वो जहाँ बच्चों को टॉफियाँ देने के लिए बात भी करते थे, वहाँ ये भी कहते थे कि एक नया चीज़ प्रयोग भी करके देखो कि छोटी छोटी जो पतंगें होती हैं उनके ऊपर कमल का फूल छपवा के वो बच्चों में बांटो। हालांकि गर्मियों में जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो बच्चे वेले होते हैं, उस टाइम मोबाइल तो थे नहीं, तो कम से कम ये उड़ाएंगे तो कमल का फूल तो आसमान में नजर आएगा, किसी के घर पे गिरेगा, किसी की गली में गिरेगा, तो इसका प्रचार का एक माध्यम हो जाएगा कि कमल का फूल यहाँ पे है और ये भाजपा का निशान है। उस पर जब कमल का फूल चमकेगा तो भाजपा भी लिखा जाएगा। तो ये उनकी सोच थी, ये भविष्य की के लिए राजनीतिक सोच थी। फिर उन्होंने एक बार हमारे को अपनी बैठक के अंदर बताया कि संगठन की क्या क्रिया होती है, संगठन कैसे किया जाता है। पार्टी का आदेश, पार्टी का अनुशासन और पार्टी का हित सर्वोपरि हो, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी नेता के घर से पार्टी दफ्तर ऊपर हो और बैठकें ड्राइंग रूम से निकलकर दफ्तरों में हो। मोदी की सोच ने कार्यकर्ताओं और उनके कामकाज में वो प्रोफेशनल एटीट्यूड पैदा किया जिसके बलबूते 2014 में पहली बार भगवा लहर देश भर में चली। 1990 तक ज्यादातर राज्यों में बीजेपी दफ्तर नहीं थे। ज्यादातर दफ्तर किराए के मकानों में थे जहां वरिष्ठ नेता ठहरते थे। प्रभारी के तौर पर मोदी ने चंडीगढ़ में पार्टी दफ्तर खुलवाया। मोदी ने ही चंडीगढ़ के दफ्तर का नाम कमलम रखा। इसी तर्ज पर गुजरात समेत बाकी राज्यों में व्यवस्थित पार्टी दफ्तर खोले गए। इन दफ्तरों को फर्नीचर, कंप्यूटर समेत आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस किया गया। नरेंद्र भाई ने बोला कि भाई तुम्हारा आईटी फेसबुक जिनका जिनका नहीं है
तो सब ने, पूरी कारोबारी ने वो हाथ ऊंचा किया कि हमारा नहीं है। नरेंद्र भाई ने बोला अभी कारोबारी 1 घंटे के बाद चालू होगी, नीचे सब मैंने व्यवस्था की हुई है, तुम सब नीचे जाओ और अपना आईटी एड्रेस मेल सब तैयार करके आओ, आगे का ज़माना वही आएगा। आज तुमको कुछ नहीं लिखता है, लेकिन आगे का ज़माना वही आईटी का आएगा और आईटी की बहुत ज़रूरत होगी। आज कारोबारी अपनी की 1 कलाक लेट चलेगी वो ठीक है, लेकिन सबको फेसबुक आईडी का और नीचे तुम तैयार करके आओ। तो नरोत्तम भाई ने मेरे को कमेंट किया, नारायण काका भी वैसे कमेंट वाला था, राणा भाई देखो अभी पढ़ने नीचे भेज दिया, ये अपना नरेंद्र भाई है ना, नरेंद्र भाई ने अपने को सबने पढ़ने के लिए भेज दिया। और आखिर में मैनिफेस्टो, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र कहती है। मोदी हमेशा इस पक्ष में रहे कि घोषणा पत्र में वो ही वादे शामिल किए जाएं जो पूरे हो सकें। इसीलिए 2007 के चुनाव में उन्होंने बकाया बिजली बिलों की माफी का मुद्दा शामिल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मोदी का मानना था कि लड़खड़ाती बिजली कंपनियों को वोट के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।